नमस्कार छात्रों। पिछले लेक्चर में हम हमारे पाठ्यक्रम में लगाए गए सुबहान का रेखा चित्र से संबंधित चर्चा कर रहे थे और इसके पहले जो वीडियो मैंने भेजे हैं उसमें सुबहान का रेखा चित्र के बारे में तो जानकारी दी है, साथ ही साथ मैं आपको ये बता रहा था कि रेखा चित्र किसे कहते हैं और रेखा चित्र और कहानी में क्या अंतर है। तो ये बातें थोड़ी सी हमारी चल रही थी, तो मैं वही बातें जो है थोड़ा सा आगे आपको बताने वाला हूँ। और इसके पहले मैंने आपको रेखा चित्र किस प्रकार से हिंदी साहित्य के भीतर उसको मान्य किया गया है या उसको स्वीकारा गया है और उसको लिखा जाता है, और साथ ही साथ वह कितना प्राचीन है, कितना आधुनिक है, और उसका संबंध अंग्रेजी के स्केच शब्द से किस प्रकार है, और चित्रकला से संबंधित ये रेखा चित्र शब्द होने के बावजूद भी साहित्य के क्षेत्र में उसको किस प्रकार स्वीकार किया गया है। तो ये बातें पिछले लेक्चर में हमारी हो गई है। मैं अब के लेक्चर में थोड़ा सा रेखा चित्र और कहानी में क्या अंतर होता है, रेखा चित्र और संस्मरण में क्या अंतर होता है, रेखा चित्र और जीवनी में क्या अंतर होता है, ये थोड़ी सी बातें आपके सामने रखूंगा। मुझे लगता है कि ये भेद अगर हमारे सामने स्पष्ट हो जाएंगे तो ये रेखा चित्र को समझना और उसको अलग करना जो है हम समझ पाएंगे। तो थोड़ा सा उसके बारे में वो बातें थोड़ा सा कहूँगा मैं। उसके पहले और एक बात मैंने हमारी हो गई थी कि जिस प्रकार कहानी के 6 तत्व है, कहानी का पहला तत्व है कथा वस्तु, दूसरा है पात्र अथवा चरित्र चित्रण, तीसरा है देश काल वातावरण, चौथा है कथोपकथन, पांचवा है भाषा शैली और छठा है उद्देश्य। तो ये कहानी के 6 तत्व है। उसी प्रकार रेखा चित्र के मात्र 3 तत्व वहां पे आ जाते हैं। मतलब कोई भी रेखा चित्र जब लिखा जाएगा तो उसके 3 रेखा चित्र वहां पे होते हैं। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। तो रेखा चित्र का पहला तत्व है वस्तु अथवा चरित्र, या उसको पात्र भी कह सकते हैं। दूसरा रेखा चित्र का तत्व है वो है भाषा शैली, और तीसरा जो है उद्देश्य। मतलब कोई भी रेखा चित्र जब लिखा जाएगा तो उसमें कोई ना कोई वस्तु होगी, कथा वस्तु होगी या कोई चरित्र होगा, और दूसरा उसकी एक अपनी भाषा शैली होगी, और तीसरा कोई भी रचनाकार या कोई भी रेखा चित्रकार जब रेखा चित्र लिखेगा तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा। तो इन 3 तत्वों के आधार पर कोई भी रेखा चित्र जो है साहित्य में लिखा जाता है। तो मैं जो बात कह रहा था कि वो थोड़ी सी बातें आपके सामने रख देता हूँ कि इसमें कहानी में क्या हो जाता है कि हम गड़बड़ी में वो भूल कर जाते हैं कि कहानी और रेखा चित्र लगभग एक जैसा ही है। और विशेषतः हिंदी के अध्यापक के रूप में अगर कोई इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं तो उस समय ये प्रश्न जानबूझकर पूछा जाता है ताकि आपको साहित्य की विधाओं का कितना पैना ज्ञान है या कितनी गहराई से ज्ञान है, ये जांचने के लिए भी ये प्रश्न जानबूझकर पूछा जाता है कि रेखा चित्र और कहानी में क्या अंतर है। तो मैं थोड़ा सा वो बातें आपके सामने रखूंगा, तो सुन लीजिएगा। रेखा चित्र और कहानी एक दूसरे के बहुत निकट है। मतलब कहानी में भी कथा वस्तु होती है और रेखा चित्र में भी कथा वस्तु होती है। कहानी में भी पात्र होता है, रेखा चित्र में भी पात्र होता है, लेकिन ये इतने निकट होने के बावजूद भी रेखा चित्र और कहानी में अंतर निश्चित है। तो वो अंतर क्या है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, दोनों ही किसी एक व्यक्ति, वस्तु या संवेदना को लेकर चलते हैं। मैंने जो अभी कहा था कि उसमें एक कथा वस्तु होती है, चरित्र होता है, व्यक्ति होता है, और एक कोई भाव तो होता है, संवेदना होती है, तथा कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने की क्षमता रखते हैं। मतलब कहानी भी जो है कम से कम शब्दों में संक्षेप में लिखी जाती है, रेखा चित्र भी उसी प्रकार लिखा जाता है, कम से कम शब्दों में लिखा जाता है, संक्षेप में लिखा जाता है। अर्थात इन गुणों के आधार पर या इन बातों के आधार पर अगर सोचेंगे तो कहानी और रेखा चित्र लगभग एक जैसा है, किंतु फिर भी दोनों के शिल्प विधान में अंतर जरूर आ जाता है। शिल्प विधान मतलब उसको लिखने का जो तरीका है या उसकी भाषिक बुनावट जो है उसमें वो अंतर आ जाता है। परिणामतः हम वहां पे कह सकते हैं कि कहानी और रेखा चित्र में अगर हमें अंतर करना है तो उसके शिल्प को हमें देखना पड़ेगा, उसकी रचना को देखना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था को देखना पड़ेगा, वहां की भाषा शैली को देखना पड़ेगा, और अभिव्यक्ति क्षमता को भी वहां पे देखना पड़ेगा। उसके आधार पर हम जो है रेखा चित्र को कहानी से अलगा सकते हैं। कहानी अपेक्षाकृत कल्पना प्रधान
तथा रेखा चित्र जो है यथार्थ प्रदान होता है। देखिएगा, कहानी जब लिखी जाती है, कहानीकार जब लिखता है तो कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई प्रसंग जो है या कोई ना कोई ऐसी बात वहां पे घटित हो जाती है, उसमें थोड़ा सा कल्पना के आधार पर भी उस कहानी को गूंथा जाता है। लेकिन रेखा चित्र जो है कहानी की अपेक्षा वास्तविक धरातल पर लिखा जाता है। उसमें कल्पना, जिस प्रकार से कल्पना के आधार पर कहानी लिखी जाती है उतनी मात्रा में रेखा चित्र नहीं लिखा जाता। मतलब वास्तविक धरातल पर रेखा चित्र लिखा जाता है। यथार्थता उसका अपना गुण है। रेखा चित्र कहानी से अधिक वैयक्तिक होता है। मतलब कहानी में देखिएगा कम से कम 3-4 तो पात्र मिलेंगे, लेकिन रेखा चित्र में आपको ये महसूस होगा कि किसी एक व्यक्ति के बारे में ही ज्यादातर जानकारी वहां पे दी गई है, इसलिए वो वैयक्तिक भी होता है। उसकी एक विशेषता हम मान सकते हैं। पहली विशेषता क्या है कि रेखा चित्र यथार्थ, वास्तविकता प्रधान होता है। मतलब जो वस्तु स्थिति है उसके आधार पर लिखा जाता है। और दूसरी विशेषता यह है कि वह रेखा चित्र कहानी की तुलना में अधिक वैयक्तिक होता है। इसका संबंध साक्षात अनुभव से होता है। इसका संबंध अनुभव से होता है। मतलब रेखा चित्रकार जब लिखता है तब वह अपने अनुभवों के आधार पर लिखता है, जबकि कहानी में यह अनुभव होना आवश्यक भी है, ऐसा नहीं है। मतलब क्या है कि कहानी कल्पना के धरातल पर भी लिखी जाती है, लेकिन रेखा चित्र जो है अनुभवों के बिना लिखा नहीं जा सकता। कहानी में या तो कहानीकार बोलता है या पात्र। कहानी जब चलती है तो उसमें जो मौजूद जो पात्र होते हैं वो कहानी को चलाते हैं या वो बोलते हैं, परंतु रेखा चित्र में अधिकतर कलाकार ही बोलता है। मतलब रेखा चित्रकार ही वो उस रेखा चित्र को चलाता है। मतलब क्या है कि पात्रों की अपेक्षा वहां पे रेखा चित्रकार जो है अपनी मैं शैली में उसको लिखता है। और इसलिए रेखा चित्रकार विशेषकर आत्मवृत्तात्मक कृति को अपनाता है। मतलब आत्मवृत्तात्मक, जिस प्रकार से कोई लेखक जो है अपने बारे में जब लिखता है तो अपनी ही बात वहां पे आत्मवृत्त के रूप में जिस प्रकार लिखता है, उसी रूप में रेखा चित्र जो है आत्मवृत्तात्मक शैली के अनुसार वहां पे अपनी बातें रखता है। कहानी की अभिव्यक्ति में तरलता अधिक होती है और रेखा चित्र की अभिव्यक्ति में सरलता की मात्रा अधिक होती है। मतलब तरलता मतलब क्या है, कहानी में बहुत बार ऐसा होता है कि ऊपरी तौर पर की बातें थोड़ी सी कही जाती है, लेकिन रेखा चित्र एकदम सपाट बयानी सरल भाषा में वहां पे लिखा जाता है। वस्तुतः कहानी का प्रवाह गत्यात्मक है, जो पाठकों की जिज्ञासा को परितृप्त करता हुआ दूर तक बहा ले जाता है। मतलब कहानी जैसे ही शुरुआत में जब हम आरंभ करते हैं तो पहले दौर में कहानी का जो अंत है वो हमें पता नहीं चलता। उसके चलते पाठक जो है कहानी जब सुनने लगते हैं तब धीरे धीरे लेखक के साथ, उस कहानीकार के साथ जो है बहते चले जाते हैं और बहुत दूर तक वहां पे जाने के बाद, जबकि रेखा चित्र जो है रेखा चित्र का वैभव उसकी मूर्तिमत्ता है जो पाठक को भावविभोर कर देता है। मतलब मूर्तिमत्ता मतलब उस रेखा चित्र में जो भी कुछ चरित्र रेखा चित्रकार लिखना चाहता है या उस चरित्र की विशेषता है या उस चरित्र के जो गुण है, उस पात्र के जो गुण है, वो रेखा चित्रकार वहां पे बताने की कोशिश करता है। और उसका परिचय होने के बाद पाठक जो है वहां पे भावविभोर हो जाते हैं। कहानी का लक्ष्य अधिकतर मनोरंजन होता है, किंतु रेखा चित्र में चरित्र विशेष के बाह्य और आंतरिक दोनों पक्षों को मार्मिक एवं संवेदनशील तत्वों को उभार कर हमारे सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं। मतलब क्या है कि कहानी कई बार मनोरंजन के लिए लिखी जाती है, लेकिन रेखा चित्र जब लिखा जाता है तो संबंधित व्यक्ति या संबंधित पात्र के आंतरिक स्वभाव की विशेषता जो है या उसके बाह्य कर्तृत्व की जो बातें हैं वो वहां पे रेखा चित्र में आ जाती है। मतलब ये रेखा चित्र जो है अनेक ऐसे संबंधित व्यक्ति के मार्मिक एवं संवेदनशील पक्षों को वहां पे सामने रखता है। तो इस प्रकार आप समझ चुके होंगे कि कहानी एक अलग मोड़ पर लिखी जाती है और रेखा चित्र जो है विशिष्ट उद्देश्य से वहां पे लिखा जाता है। तो इस प्रकार कहानी और रेखा चित्र का ये अंतर वहां पे है। दूसरा एक अंतर साहित्य में गिना जाता है कि संस्मरण और रेखा चित्र को भी बहुत सारे लोग जो है एक समान मानते हैं, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं है। तो रेखा चित्र और संस्मरण के बीच क्या अंतर है वो भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं।
रेखा चित्र और संस्मरण में काफी मिलते जुलते साहित्यिक रूप है। मतलब संस्मरण मतलब स्मृतियों के आधार पर जो रचना लिखी जाती है उसको संस्मरण कहते हैं। दोनों में अपनी साक्षात संपर्कजन्य अनुभूतियों के बल पर अपनी स्मृतियों को सुरक्षित रखा जाता है। मतलब दोनों में भी स्मृतियों के आधार पर बहुत सारी बातें लिखी जाती है। संस्मरण में भी यादों के आधार पर बहुत सारा कुछ लिखा जाता है और रेखा चित्र में भी वही बात वहां पे देखने को मिलती है। परंतु इन दोनों में भी भेद होता है। कैसे देखिएगा, पहला, रेखा चित्र चारित्रिक चित्र होता है। रेखा चित्र जो है चारित्रिक मतलब किसी चरित्र को हमारे सामने रखता है, किसी चरित्र को हमारे सामने लेकर आता है, जबकि संस्मरण केवल चित्र मात्र न होकर चरित्र का दर्पण भी होता है। संस्मरण क्या होता है कि वो केवल किसी चरित्र को ही सामने नहीं रखता है, उसके साथ साथ उस चरित्र का जो दर्पण में दिखने वाला जो प्रतिबिंब है उसको भी वह वहां पे रख देता है। इसमें लेखक रेखा चित्रकार की भांति कुछ प्रमुख रेखाओं को ही नहीं उभारता, अपितु संपूर्ण परिस्थिति का बिंब प्रतिबिंब भावों से वर्णन करता है। मतलब क्या है कि रेखा चित्रकार जो है बहुत सारी बातों को, बिंबों को, प्रतिबिंबों को वहां पे उभारने की कोशिश करता है। दूसरा, संस्मरण अधिकतर प्रसिद्ध व्यक्ति लिखते हैं। संस्मरण जो लिखे जाते हैं ज्यादातर जिन्होंने नाम कमाया है वही लोग वहां पे वो संस्मरण लिखते हैं, परंतु रेखा चित्र के लिए कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। मतलब रेखा चित्र जो है कोई भी लिख सकता है, अपने संबंधित जो भी व्यक्ति है उसकी अगर कुछ सामाजिक देन है, उसका सामाजिक कर्तृत्व है, तो उसके आधार पर भी कोई भी व्यक्ति जो है रेखा चित्र लिख सकता है। लेकिन संस्मरण ज्यादातर जो है जिन्होंने बहुत ज्यादा नाम कमाया है ऐसे लोग ज्यादातर वो लिखते हैं। तीसरा अंतर यह है कि रेखा चित्र अधिकतर वस्तुपरक दृष्टिकोण प्रदान होते हैं और संस्मरण अधिकतर आत्मपरक दृष्टिकोण प्रदान होते हैं। देखिएगा कि रेखा चित्र विशेषता संबंधित जो वस्तु या आशय या जो भी कुछ चरित्र वो लिखा जा रहा है उसके बारे में ही वो केंद्रित रहता है, लेकिन संस्मरण अधिकतर आत्मपरक होता है। मतलब लिखने वाला व्यक्ति जिस व्यक्ति के बारे में या जिस व्यक्ति की यादों को लिख रहा होता है तो उसमें अपनी आत्मवृत्तात्मक शैली को भी, अपने आत्म की बातों को भी वहां पे रखने की कोशिश करता है। तो उस हिसाब से कहेंगे कि रेखा चित्र वस्तुपरक केंद्रित होता है और संस्मरण जो है आत्मपरक केंद्रित होता है। मतलब आत्मा की अभिव्यक्ति वहां पे हो जाती है। तो इस प्रकार लगभग 3-4 बातें हैं जिसके आधार पर हम संस्मरण और रेखा चित्र को भी अलगा सकते हैं। तो ये अंतर रेखा चित्र और संस्मरण का हमने देखा। अगला अंतर आ जाता है रेखा चित्र और जीवनी। अब जीवनी से ही आप स्पष्ट है कि उसका अर्थ समझ चुके होंगे कि किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी कुछ लेखन मिलता है या लिखा हुआ मिलता है उसको हम जीवनी कहेंगे। तो महात्मा गांधी की भी बहुत सारे लेखकों ने जीवनी लिखी है, तो उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूं कि रेखा चित्र और जीवनी में क्या अंतर है। रेखा चित्र और जीवनी एक दूसरे के निकट होते हुए भी दो स्वतंत्र गद्य विधाएं हैं। देखिएगा ये भी लगभग एक दूसरे के निकट ही है और एक निकट होने के बावजूद भी वो अपनी अपनी जगह पे स्वतंत्र विधाएं हैं। जीवनी में लेखक की बुद्धि और भावना अधिक रहती है और कल्पना कम होती है। जीवनी जब लिखी जाती है तो उसमें लेखक अपने बुद्धि के धरातल पर और भावना के धरातल पर बहुत सारी बातें वहां पे लिखता चला जाता है और उसमें कल्पना का पुट जो है, मतलब इमेजिनेशन जो है या कल्पना जो है उसमें नहीं होती, कम ही होती है। जबकि रेखा चित्र में इन तीनों का सुंदर सामंजस्य होता है, लेकिन रेखा चित्र में कम अधिक मात्रा में लगभग ये तीनों जो बातें हैं, कल्पना कह सकते हैं या कल्पना कह सकते हैं, भावना कह सकते हैं और बुद्धि कह सकते हैं, इन तीनों बातों का सामंजस्य जो है रेखा चित्र में हम देख सकते हैं। जीवनी में लेखक की निजी अनुभूतियों, कल्पनाओं, भावनाओं और विशिष्टताओं का उतना महत्व नहीं होता जितना रेखा चित्र में होता है। मतलब जीवनीकार या जीवनी लिखने वाला जो व्यक्ति होता है वह अपनी अनुभूतियों को, कल्पनाओं को, भावनाओं को, विशिष्टताओं को ज्यादा वहां पे महत्व उसको मिलता है। लेकिन रेखा चित्र में वैसा नहीं है, क्योंकि रेखा चित्र लिखने वाला रेखा चित्रकार जो है किसी व्यक्ति के बारे में लिख रहा होता है, तो उस रेखा चित्र में वह व्यक्ति जो है लेखक की बजाय जिसके बारे में लिखा जा रहा है वह प्रमुख होता है। जीवनी में लेखक की चयन कला
का महत्व अधिक रहता है। मतलब जीवनी में लेखक जो लिखेगा उसकी जो चयन क्षमता जो है उसके आधार पर ही वहां पे उसको महत्व दिया जाएगा। और रेखा चित्र के लिए सूक्ष्म पर्यवेक्षण की दृष्टि महत्वपूर्ण रहती है। मतलब रेखा चित्र में रेखा चित्रकार बारीकियों से उस व्यक्ति का जो वर्णन करता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण वहां पे होता है। जीवनी में लेखक व्यक्ति विशेष से संबंधित विशाल सामग्री को ऐतिहासिक शैली में व्यक्त करता है, परंतु रेखा चित्रकार अपने सूक्ष्म दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बातों को अपनी भावनाओं के रंग में डुबोकर प्रस्तुत करता है। मतलब क्या है, रेखा चित्रकार अपने अपने तरीके से अपनी भावनाओं को वहां पे भावनाओं की जोड़ देकर जो है उसको वहां पे लिखने की कोशिश करता है। जीवनी में लेखक शब्दों का प्रयोग अपने वर्णन में प्रवाह एवं गत्यात्मकता लाने के लिए करता है, जबकि रेखा चित्रकार शब्दों का प्रयोग चित्र रचना के हेतु से करता है। मतलब वहां पे रेखा चित्रकार जब किसी व्यक्ति के बारे में जब लिखेगा तब वह ये कोशिश करेगा कि उन शब्दों को रखेगा जो पाठकों को पढ़ने के बाद वो चित्र जो है उनके मस्तिष्क में बिंब के तौर पर उभर सके। बिंब मतलब क्या है कि मान लीजिएगा मैं कमल कह रहा हूं, मतलब कमल का जो फूल होता है वो कह रहा हूं, अगर कमल कहने के बाद आपके मस्तिष्क में जो भी कुछ चित्र उभरता है उसको हम बिंब कह सकते हैं। तो इस प्रकार से रेखा चित्रकार अपनी रचना में जब भी लिखेगा उन्हीं शब्दों को वहां पे लिखेगा जिसके आधार पर पाठक जो है आसानी से उस बिंब तक पहुंच सकेंगे। तो इस तरह से कहानी, संस्मरण और जीवनी, इन तीनों की तुलना में रेखा चित्र किस प्रकार से अलग है वो थोड़ी सी बातें हमने यहाँ पे विस्तार से देखी है। तो मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि कहानी अलग है, संस्मरण और रेखा चित्र अलग है, जीवनी और रेखा चित्र अलग है। तो उस दृष्टिकोण से अगर विचार करेंगे तो रेखा चित्र एक स्वतंत्र विधा है और साहित्य लेखन में उसको बहुत सारे रचनाकार जो है उसको अपनाते हैं, क्योंकि रेखा चित्र में यथार्थ का पुट होता है, वास्तविकता होती है और वस्तुस्थिति का वहां पे चित्रण किया जाता है। तो इसके आधार पर रेखा चित्र, हमने जो सुभान का रेखा चित्र वहां पे देखा है और मैं उसके बारे में थोड़ा सा और बातें बताने वाला हूं। तो सुभान का के बारे में राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने वहां पे जो भी कुछ बारकाइयां वहां पे प्रस्तुत की है उसका विश्लेषण मैं आपको अगले लेक्चर में करा के दूंगा। तब तक के लिए रुकते हैं, धन्यवाद।